दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अर्पित फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक डॉक्टर संजय राजहंस। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे विंटर सीजन जो पर्टिकुलर चल रहा है, ठंडी के जो दिन चल रहे हैं, उसमें देखा गया है कि आमवात, संधिवात, इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम, बैक पेन के, स्पाइन के, ये काफी पेन्स बढ़ गए हैं। तो आप ये बताइए कि आपका जो पर्टिकुलर जो सेंटर है, यहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स पेन लेके आते हैं, किस तरह से आपका पेन मैनेजमेंट होता है, उस बारे में बताइए। हेलो, मैं डॉक्टर संजय राजहंस। मैं यहाँ पर 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पर हमने सारे तरीके के जो भी पेशेंट है उनको हमने उनकी जो भी तकलीफें रहती है उस हिसाब से हमने हमारे सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ओल्ड एज से रिलेटेड डिजीजेस हो गए, या फिर जैसे अभी सर ने पूछा कि विंटर में जो दिक्कतें आती है, जनरली अर्थराइटिस की केसेस में और एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस की केसेस में, या फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस की केसेस में जो विंटर की वजह से जो दिक्कतें होती है, उसमें हल्की जोड़ों में जकड़न आ जाना, सूजन आ जाना, ये सारी चीजें मेन रहती है। तो अभी हमारे यहाँ पर जो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए एक इस तरीके से ट्रीटमेंट शेड्यूल तैयार करते हैं जिससे कि उनकी वेदना भी कम हो और साथ में जो उनके जॉइंट की मोबिलिटी है वो भी बरकरार रहे और जो उनकी डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग है उसमें भी सुधार हो। तो इस तरीके का हम एक तरीके से एक सेटअप हमारा है जिसमें कि हम इस पेशेंट का उपचार करते हैं। ऐसे पेशेंट्स का डायग्नोसिस, तो जैसे डायग्नोसिस के लिए जो हमारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स है, जैसे एक्सरे हो गया या फिर एमआरआई हो गया या फिर सोनोग्राफी करके आते हैं पेशेंट। तो इन सब चीजों में एक जॉइंट की कितना उसमें इरोजन हुआ है, कितनी उसका डैमेज हुआ है, ये पता चल जाता है। अब इस केसेस में जब उसकी हमें वो सारी रिपोर्ट आने के बाद उसके स्टेजेस के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसके लिए तो सर्जिकल प्रोसीजर मस्ट रहता है, लेकिन अगर वो उस लेवल पे नहीं है और हम उसे क्योर कर सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सर्जरी को, तो उसके लिए हम बेसिकली ऐसे केसेस में सबसे मेन मतलब जॉइंट की मोबिलिटी और मसल्स की स्ट्रेंथ, ये दो चीजें बहुत जरूरी रहती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि पेशेंट की ये दोनों चीजें अच्छे से बढ़ जाए, इसकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े, जॉइंट की जो लिमिटेशन आ जाती है उसमें इंप्रूव हो। तो उसमें जो फिजियोथेरेपी की मोडालिटीज रहती है, जैसे मोबिलाइजेशन मोडालिटीज के साथ में मोबिलाइजेशन, जॉइंट का मोबिलाइजेशन, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और इन दोनों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं जिससे कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो और साथ में उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से इंप्रूव हो। बेसिकली इम्यून सिस्टम इंप्रूव तभी होता है जब पेशेंट अपने आप को एक अपने उसका जो एक्सरसाइज करने का जो तरीका रहता है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़े, उसकी जो इंड्योरेंस बढ़े, उसका मसल की टोनिंग बढ़े और उसका जो डेली जो उनका रहने का तरीका है, जिसमें कि सुबह से उठने से लेके शाम को जो लेटने तक, सोने तक, ये जो इन सब चीजों में हम उनको गाइड करते हैं और उनके प्रॉपर बैठने उठने का ये सब पोस्चर हम उन्हें एक अर्गोडायनामिक्स या फिर इस तरीके की जो हम चीजें उनको सजेस्ट करते हैं जिससे कि उनमें काफी सुधार होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। एंगेज में तो 100% अच्छी रिकवरी हमने हमारे सेंटर में की है और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे। जब मेनोपॉजल स्टेज के बाद बेसिकली ऑस्टियोपोरोटिक की प्रॉब्लम बोन्स में ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में बढ़ जाता है जिससे कि थोड़ा सा भी कोई हल्का फुल्का स्ट्रेन भी आए या फिर कहीं गिर भी जाए तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी केसेस में जब महिलाओं को कंटिन्यूस एक बोन के ऊपर, जिससे कि बोन मजबूत हो सके, ऐसा एक एक्सरसाइज शेड्यूल देना पड़ता है जिससे कि वो अपनी हड्डियों को मजबूत कर सके। और साथ में जो ऐसे इसमें कुछ मोडालिटीज भी यूजफुल रहती है, जैसे हमारे पास कुछ मोडालिटीज है
उसको हम यूज करते हैं, जिससे कि हड्डियों की जो डेंसिटी है वो भी बढ़े और जो जॉइंट है वो भी मजबूत हो सके। और एक वर्क शेड्यूल जो हम एक्सरसाइज शेड्यूल ऐसा देते हैं कि वो जिसमें कि एक लाइट रेजिस्टेंस वाली एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई, कुछ योगा से रिलेटेड पोस्चर्स हो गए और साथ में हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गई, जिससे कि बोन की मजबूती भी उससे सिक्योर होती है और साथ में मसल्स की स्ट्रेंथ भी उनकी मेंटेन रहती है। तो ये जो चीजें हैं ये काफी यूजफुल रहती है ऐसे मेनोपॉजल स्टेज के जो लेडीज रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं उनमें। सबसे मेन बात तो ये आजकल की जो हमारी जो चलन बन चुका है ये बहुत बुरा है और ये इसको हमें किसी न किसी तरीके से या फिर रोकने की जरूरत है। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम सबसे पहले तो मोटापा शुरू होता है। मोटापा, ये जो हम जो भी जंक फूड खाते हैं ये सब मोटापे को बढ़ाते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे मेन जो चीज है कि ऐसे जो यंगस्टर है इनको हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेके जाने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें जो एक्सरसाइजेज जो है इस तरीके की हो ताकि उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी से मेंटेन रह सके। लेकिन उसके लिए सुबह उठ के बच्चों का एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाना, ये सारी जो चीजें हैं ये थोड़ी सी दिक्कतदायक है। इसके लिए सबने सोचने की जरूरत है। केवल एक्सरसाइजेज या फिर इस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसको एक हमारा जो सिस्टम बन रहा है ये जो बिगड़ रहा है या फिर हम उस तरफ जा रहे हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। तो ये है कि हाई डायबिटिक जिसका HbA1c रहता है, ऐसे पेशेंट्स को तो सबसे पहले डाइट मेंटेन करने की जरूरत है। डाइट के बिना अगर डाइट मेंटेन नहीं करते हैं तो वो किसी भी हाल में वो पेशेंट्स की रिकवरी नहीं होती। साथ में ऐसे पेशेंट्स के तो हमें उनका जो शुगर है वो मसल्स लेवल पे उसका यूज होना और उसकी यूज होने के बाद उसको एक एनर्जी लेवल में कन्वर्ट करना, ये मेन काम रहता है शुगर के पेशेंट्स में। तो जब आप इस तरीके के पेशेंट्स को हमें एक हाई जैसे रिपीटेशंस विथ मिनिमम रेजिस्टेंस, इस तरीके की एक्सरसाइजेस बहुत काम में आती है। एरोबिक एक्सरसाइजेस इसमें बहुत काम आती है। और जैसे एक हल्की रनिंग हो गई या फिर एक जॉगिंग हो गई, इस तरीके की एक्टिविटी जो है ऐसे पेशेंट्स में अपने लाइफस्टाइल में लानी चाहिए। जो भी ऐसा पेशेंट्स है जो कम से कम 30 मिनट 40 मिनट्स की ऐसी ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट रनिंग या जॉगिंग, इस तरीके की एक्टिविटी, साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसी साइकिलिंग ऐसे पेशेंट्स ने करनी चाहिए। साथ में स्टेपिंग की एक्सरसाइजेज जो रहती है, जो हम एरोबिक एक्सरसाइजेज हम बोलते हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट तो भी ऐसे पेशेंट ने करनी चाहिए, जिसको हम हमारे यहाँ पे सजेस्ट करते हैं और उनको प्रॉपर वे में उनका डे टू डे जो एक्सरसाइज का शेड्यूल बना के हम देते हैं, जिससे कि वो अपनी शुगर लेवल को आराम से मेंटेन कर सकते हैं और डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि मैं खुद एक मैराथन रनर हूँ और हाफ मैराथन दौड़ता हूँ और इस वजह से मुझे स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड सारी चीजें मैं आराम से मेरे यहाँ पे ट्रीट करता हूँ। मेरे साथ मैं एथलीट क्लब से भी जुड़ा हूँ, जय एथलीट क्लब से। तो मेरा सुबह से ही शेड्यूल शुरू हो जाता है जब मैं इन पेशेंट्स जो यंगस्टर्स के साथ दौड़ता हूँ और इनकी इंजुरीज को भी देखता हूँ। ग्राउंड पे भी मैं इनको ट्रीट करता हूँ और बहुत ज्यादा सीवियर रहा तो या फिर कोई कंटिन्यूस मुझे उसको मॉनिटरिंग और उसको ट्रीट करने की जरूरत रही तो वो मेरे सेंटर में आके भी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि इसमें मेन जो दिक्कतें रहती है मसल से रिलेटेड और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। हल्का स्ट्रेन आना, मसल्स में स्ट्रेन आ जाना, ये सारी चीजें इनमें रहती है, जिससे कि फिजियोथेरेपी में एक अच्छे वर्क शेड्यूल ट्रीटमेंट के साथ हम इनको ट्रीट करते हैं
जिसमें बहुत सारी जैसे काइनेजियो टेपिंग की हो गई चीजें, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, इंटरफेरेंशियल थेरेपी हो गई, या मसल स्टिमुलेटर हो गया। तो इन सब चीजों से हम ऐसे भी जो स्पोर्ट्स इंजरीज को हम ट्रीट करते हैं और इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं आपको मेरी तरफ से बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बाहर से जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने इंडोर रिहैबिलिटेशन की भी व्यवस्था करके रखी है। ऐसे पेशेंट्स जिनको पैरालाइज्ड हो गए हैं या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया और बाहर उनको प्रॉपर मतलब उनके गांव में वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे एडमिट रह के भी मतलब उनको कम से कम खर्चे में वैसे पेशेंट 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या पैरालाइज्ड पेशेंट अगर रहते हैं तो उनको 3 से 6 महीने तक के लिए, ऐसे पेशेंट्स को भी हम हमारे यहाँ पर एडमिट रख के उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और उनका पूरा रिहैबिलिटेशन जब तक वो चलने फिरने लायक अच्छे से बन नहीं जाते, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल उनमें आ नहीं जाता, तब तक हम उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ